ठीक, चलो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रासायनिक बंध चैप्टर के, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे लुईस का अष्टक नियम और उसकी सीमाएं, और साथ ही यदि समय रहा तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में आयनिक बंध क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, चलो कल के क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक बंध किसे कहते हैं। रासायनिक बंध में क्या बोला था कि जब दो समान अणु या विभिन्न अणु हैं, ठीक है, वो आपस में कोई आकर्षण बल के द्वारा क्या रहते हैं, आपस में बंध जाते हैं या पास पास रहते हैं, ठीक है, और किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो उस प्रकार जो बना बंध होता है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध बनता ही क्यों है, क्योंकि हर तत्व क्या होना चाहता है, स्थायी, किसकी तरह, अक्रिय गैसों की तरह, और अपने ऊर्जा में क्या कर देता है, कमी। मतलब 100 बात का एक बात, जब कभी भी रासायनिक बंध बनेगा तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, और तत्व क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी। यहां तक बात कर लिए थे, कैसा कैसा ग्राफ होता है इसके बारे में पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी और दूरी के बीच का ग्राफ कैसे रहता है। जैसे जैसे ही हम लोग दूरी को घटाते हैं, बंध लंबाई को घटाते हैं, ऊर्जा क्या होता रहता है, कम। एक निश्चित समय आता है, उसके बाद यदि हम लोग, ठीक है, दूरी को और कम करें, बंध लंबाई को और कम करें, तो कौन सा बल काम करने लग जाता है, प्रतिकर्षण बल। कौन काम करने लग जाता है, प्रतिकर्षण बल। इसके बारे में बात कर चुके थे। उसके साथ ही साथ हम लोग कल संयोजी कोष किसे कहते हैं, उपांत्य कोष किसे कहते हैं, अंत्य उपांत्य कोष किसे कहते हैं, ये पढ़ डाले थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर चुके थे। आज जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे मेनली लुईस के अष्टक नियम के बारे में। किसके बारे में, लुईस के अष्टक नियम के बारे में। प्रॉपरली लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस के अष्टक नियम के आधार पर लुईस संरचना समझा जाता है। उसको मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा, जब हम लोग सहसंयोजी बंध पढ़ते रहेंगे ना, तो उसके लिए अलग अलग मॉडल चला है, तो उस टाइम में पढ़ाऊंगा। किसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना, वो वाला टॉपिक बस। लेकिन लुईस का अष्टक नियम और उसकी क्या सीमा होती है करके 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, चलो शुरू करें। क्या, तो लुईस का अष्टक नियम क्या है सबसे पहले तो। अच्छा, उसको जानने से पहले ये देखो कि हम लोग बढ़ रहे थे बंध, ठीक है। रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है बोला था मैं, 2 प्रकार का। एक दुर्बल होता है और एक क्या होता है आपका, प्रबल। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रबल बंध के बारे में। प्रबल बंध जो रहता है, ठीक है, उसमें सबसे पहला बंध होता है आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध। आयनिक बंध के बारे में एक विशेषता हमेशा याद रखना, आयनिक बंध 2 धातुओं के मध्य बनता है। धातु और धातु जब आपस में जुड़ेगा तो कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। क्लियर है। सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध कब बनता है, सहसंयोजी बंध कब बनता है, जब एक हो आपका, ध्यान से समझना, जब ध्यान देना ना, दोनों के दोनों तत्व क्या हो, अधातु हो। दोनों के दोनों तत्व क्या हो, अधातु हो, तब क्या बनता है आपका, सहसंयोजी बंध। क्या बनता है, सहसंयोजी बंध। सॉरी, आयनिक बंध में एक धातु होता है और एक अधातु होता है, मेरा गलती हो गया था जी। एक धातु होता है और एक क्या होता है, अधातु। जैसे सोडियम धातु है जी, और क्लोरीन क्या है, अधातु। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे कि सहसंयोजी बंध है वो अधातु के मध्य बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन अधातु है, एक और ऑक्सीजन अधातु है, तो दोनों के मध्य में ऐसा सहसंयोजी बंध बना। ये एक आकर्षण बल है। वास्तविक बंध है क्या ये, नहीं, ये है वास्तविक बंध। क्लियर है। 100 बात का एक बात, धातु और अधातु के मध्य में कौन सा बंध बनता है, आयनिक। अधातु और अधातु के मध्य में कौन सा बनता है, सहसंयोजी। और याद करें, ठीक है। और कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजी होता है क्या। अच्छा, उससे पहले एक और बंध बताया था, धात्विक बंध। कौन सा बंध बताया था, धात्विक बंध। धात्विक बंध बनता है धातु और धातु के मध्य। जब 2 धातुएं आपस में जुड़ती है तो कौन सा बंध बनाती है, धात्विक बंध। इसके बारे में हमारे सब्जेक्ट यानी कि डील ही नहीं है। क्लियर है। तीसरा होता है आपका उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। ये भी किसके मध्य में बनता है, अधातु और अधातु के मध्य में मुख्यतः। किसके मध्य बनता है, अधातु और अधातु मुख्यतः ना, ठीक है। मतलब और कंडीशन हो सकता है, लेकिन मेनली किसके किसके मध्य बनता है, अधातु और अधातु के मध्य। क्लियर है। ये सब याद रखना है तुमको। क्लियर है। धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंध बनता है, आयनिक। धातु धातु के मध्य में कौन सा बंध बनता है, धात्विक। अधातु और अधातु के मध्य में कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी। मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ बंध बना है। फ्लोरीन, ध्यान देना, हाइड्रोजन जो है या तो फ्लोरीन के साथ बंध बना है, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ। तो उसको हम लोग कौन सा बंध बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। ये दिमाग में छाप के रखना, कौन सा बंध बोल देते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है। चलो ये थोड़ा सा बेसिक याद रखे रहना ना। आगे बढ़ जाए क्या, तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, लुईस का अष्टक नियम।
ठीक है। लुईस का अष्टक नियम क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कल बात किया था किसके बारे में, संयोजकता। संयोजकता क्या होता है कि संयोजी कोष में उपस्थित जो, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनों का, या तो संयोजी कोष में उपस्थित जो कोष है वो इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करता है या तो क्या करता है, त्यागता है। क्यों त्यागता है या ग्रहण करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं, ताकि वो क्या हो सके, स्थायी हो सके। इसी को ही बोला जाता है क्या, अष्टक नियम। क्या बोला जाता है, अष्टक नियम। ध्यान से समझना, कोई भी जो परमाणु है, ठीक है ना, कोई भी जो हमारा क्या है, परमाणु है, ठीक है, कोई भी जो परमाणु है वो अणु बनाते समय, दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु। तो कोई भी परमाणु अणु बनाते समय या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। जैसे कि सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम के पास 2 8 1 है तो एक को त्यागेगा, और क्लोरीन 2 8 7 है तो एक को ग्रहण करेगा। क्लियर है। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। वैसे ही समझो कि एक क्लोरीन है और एक दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन के लास्ट में कितना रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको एक दे दिया और ये भी इससे एक ले लिया, तो इसका 6 7 और 1 8, इसका भी 7 और 1 8। तो यहां पास क्या किया है, साझेदारी किया है। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इसका यूज, इस 2 इलेक्ट्रॉन का ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का या तो दान भी हो सकता है, ग्रहण भी कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, 8 पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए, 8। तो इसी को बोला जाता है अष्टक नियम। क्या बोला जाता है, अष्टक नियम। क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझो कि कोई भी परमाणु क्या बनाते समय, अणु बनाते समय, कोई भी परमाणु जो है क्या बनाते समय, अणु बनाते समय क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या तो फिर क्या करता है, साझेदारी, ताकि उसका क्या हो सके, अष्टक पूरा हो सके, ताकि उसका अष्टक क्या हो सके, पूरा। और वो किसकी तरह व्यवहार कर सके, नोबेल गैस की तरह या अक्रिय गैस की तरह क्या कर सके, व्यवहार कर सके। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। इसको किसने दिया था, लुईस कोसेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, लुईस कोसेल नामक वैज्ञानिक ने। अष्टक नियम एक और है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, सारेगामापा वाला, याद आया। तो वो कौन से चैप्टर का है, तीसरा। और ये वाला कौन से चैप्टर का है, चौथा। क्लियर है ना, दिमाग में छापे रहना। वो कभी भी आएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम को समझाइए, ऐसे करके आएगा। और केवल अष्टक नियम को समझाइए करके आ गया तो कौन सा वाला है, चौथा चैप्टर वाला है। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। अब इस हिसाब से कोई भी जो तत्व है, ध्यान समझना, कोई भी परमाणु है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और कोई और इलेक्ट्रॉन परमाणु रहेगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और अपना अष्टक क्या करता है, पूरा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोगों को अभी जो बताया था कि जैसे कि सोडियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 11, 2 8 1। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये त्यागेगा। अब सोडियम कौन सी स्टेट में रहता है, सॉलिड। कोई भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और त्याग सकता है क्या, नहीं। कौन सी स्टेट में करता है, गैसियस। तो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होगा, ये गैसियस में। अब गैसियस स्टेट में आने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। त्यागा तो इसमें कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। वैसे ही क्लोरीन जो रहेगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 2 8 7 होता है ना, 2 8 7 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो इसमें कौन सा चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज। मतलब Na जो है, ध्यान समझना, ठीक है, Na जो है और ये Cl है, तो Na अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको दान दिया और ये इसको क्या किया, ग्रहण किया। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अष्टक नियम। क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। वैसे ही MgCl2 जब बनता है तो MgCl2, अब देखो मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक कितना है, 12, 2 8 2। क्लोरीन है, एक क्लोरीन 2 8 7, मतलब एक ग्रहण कर सकता है, तभी तो 2 8 8 होगा ना, एक ग्रहण किया। वैसे ही एक और क्लोरीन होगा, वो भी क्या कर लेगा, एक ग्रहण करेगा, तो इसमें भी माइनस चार्ज आ जाएगा और 2 8 8 बन जाएगा। ये भी समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा, एक इसको दिया है और एक इसको दिया है। समझ आया कि नहीं, कौन दिया है, मैग्नीशियम। क्लियर कट है। तो इसी को बोला जाता है क्या, अष्टक नियम। क्या बोला जाता है, अष्टक नियम। और समझाऊं क्या, जैसे ऑक्सीजन O2 का बनना है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लास्ट में कितना होता है, 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका अष्टक पूरा है क्या, नहीं। वैसे ही एक और दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, इसको चाहिए 2, इसको भी चाहिए कितना, 2। तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे
मंगेगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को मंगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो टोटल देखो यहां पास, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पास हो गया, इसके पास भी कितना हो गया 8। तो यहां पास क्या हुआ है? साझेदारी हुआ है। क्या हुआ है? साझेदारी। वही इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी कर सकता है और उसी का यूज ये भी कर सकता है। समझ आया कि नहीं? यहां तक क्लियर है? तो यहां पास भी किसका फॉलो हो रहा है? अष्टक नियम का। किसका पालन हो रहा है? अष्टक नियम का। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या? अष्टक नियम। अब अष्टक नियम के आधार पर विभिन्न तत्वों का संरचना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ते रहेंगे? सहसंयोजी बंध तब। क्लियर है ना? उतने टाइम में तुम लोग को अलग अलग अणुओं का स्ट्रक्चर बताऊंगा, किसके आधार पर? अष्टक नियम के आधार पर। क्लियर है ना? तो वो वाला पॉइंट उधार रखते हैं, उस टाइम पढ़ेंगे क्योंकि उसमें और अच्छे से समझ आएगा तब। यहां तक क्लियर है? अब ये जो अष्टक नियम चलता है इसका क्या क्या सीमा है, मतलब क्या क्या अपवाद है, कहां कहां पास ये अष्टक नियम फेल होता है, कहां कहां पास ये अष्टक नियम फेल होता है, इसको देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट जो हेडिंग होना चाहिए वो क्या होगा? अब अष्टक नियम की सीमा। अष्टक नियम की सीमा। तो पहला चीज याद रखना है कि अष्टक नियम जो रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर काम नहीं करता, H2 अणु के बनने में काम नहीं करता, Li2 अणु के बनने में काम नहीं करता, Be2 अणु के बनने में काम नहीं करता। याद रखो, हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ठीक है, अब एक और दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है? 1। हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसका तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। क्या वो स्थायी होगा? क्या नहीं। और 7 ग्रहण करूंगा बोलेगा तो 7 को इसको देगा? क्या नहीं। और 100 बात का एक बात, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1s1, तो इसके पास संयोजी कोष में केवल s कक्षक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा भी रखेगा कहां? समझ आ रहा है कि नहीं? केवल s कक्षक है और s कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। कितना आ सकता है? 2। और उसमें एक इसका खुद का है। तो अष्टक नियम का पालन क्या करेगा हाइड्रोजन? नहीं। तो याद रखना, H2 अणु सबसे पहला अपवाद, अष्टक नियम का पालन नहीं करता। वैसे ही लिथियम देखो, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम अणु भी पालन कर पाएगा? क्या नहीं। 1s2 2s2 है। लिथियम देखो, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, 1s2 2s1। अब मैं बोलूंगा कि ये देखो पहला और ये दूसरा, 2s2 और ये 2p। क्लियर है ना? अब यहां पास देखो, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, ध्यान से समझना, लेकिन क्या इसका अष्टक पूरा होगा? क्या नहीं। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहां पास 8 बचा? क्या नहीं। क्या ये अष्टक नियम का पालन कर रहा है? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अष्टक नियम का पालन जो करेगा उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। लेकिन इसमें कितना बच रहा है? केवल 2। मतलब ये कौन से नियम का पालन करता है? द्विक नियम। कौन सा नियम का पालन करता है? द्विक नियम। द्विक नियम का पालन करता है। ये सब किसका पालन करता है? द्विक नियम का। He2 ये भी किसका पालन करता है? द्विक नियम। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा देखो, वे अणु जिसके सेंट्रल एटम में, वे अणु जिसके सेंट्रल एटम में 8 से कम परमाणु होते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना, सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वे अणु जिनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल एटम में, संयोजी कोष में, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। एग्जाम्पल समझे क्या? एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखो, AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। लास्ट में कितना आएगा? 2 8 3। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये यदि केवल Al3+ बनाता, ठीक है, Al3+ बनाता तो ये 2 8 होता। मैं उदाहरण किसका दे रहा हूं? AlCl3 का दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी ये 3 त्यागेगा तो 3 कौन ग्रहण करेगा? क्लोरीन। क्लियर है? कितना क्लोरीन? 3 क्लोरीन। अब यहां पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, एल्यूमिनियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है परमाणु क्रमांक? 13। कितना होता है? 13। लास्ट में कितना बचा? 3। तो एल्यूमिनियम लिखूंगा 1 2 3। क्लियर है? कितना क्लोरीन आएगा? 1 2 3। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 2 8 7। तो इसके लास्ट में तो 7 है भाई, इसके में बढ़िया है ना, 7 है। 1 2 3 4 5 6 और ये करके 7। वैसे सब में होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 है, ये दिया तो इसका कितना हो गया? 8।
इसका भी कितना हो गया 8, इसका भी कितना हो गया 8। अब यहां पास देखो, इसके पास, इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसका खुद का, एक इसका और एक इसका, तीनों 2 8 3 था ना, तो 3 ठोक बस है। और ये 3 दिया है, साझेदारी किया होगा बाई चांस, साझेदारी वाला कॉन्सेप्ट वैसे है नहीं इसमें, ये तो डायरेक्ट दे दिया। तो इसके पास देखो एक हिसाब में एल्यूमिनियम के पास केवल और केवल कितना है 3 और 3 6, 8 से कम है, मतलब AlCl3 भी क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। अष्टक नियम का क्या है, अपवाद। लेकिन CH4 देखो मस्त, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, लास्ट में कितना होता है 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। देखो अब यहां पास देखो कार्बन का अष्टक पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मस्त 8 है पूरा। सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा है, और ये तो द्विक पूरा करता है। और यहां वाला देखो सराउंडिंग का अष्टक पूरा है, लेकिन इसका खुद का अष्टक पूरा नहीं है, तो ये भी अपवाद हो गया किसका, अष्टक नियम का। किसका अपवाद हो गया, अष्टक नियम का। और कौन अपवाद दिखाता है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, लास्ट में कितना आएगा 3, तो 3 और 3 कितना होगा, मात्रा अंदर में 6, इसके पास भी कितना होगा, मात्रा 6। समझ आ रहा है कि नहीं। और किसका हो सकता है, BeCl2 का हो सकता है, BeCl2, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, लास्ट में कितना आएगा 2, तो वो 2 ठोक इलेक्ट्रॉन इसके 2 साथ क्रिया करेगा, 2 और 2 कितना होगा, मात्रा 4। क्या अष्टक पूरा होगा, क्या नहीं, मतलब सेंट्रल एटम में 8 से कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 8 से इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, बहुत कम है। क्लियर है ना, अष्टक इसका पूरा नहीं होता। तो पहला अपवाद कौन सा वाला हो गया, जो द्विक कंप्लीट करता है, ठीक है, जैसे कि H2 है, He2 है। और दूसरा जिसके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, क्या है 8 से कम इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम का कितना अपवाद हो गया आपका, 2 अपवाद। कितना हो गया, 2 अपवाद। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा, इनका जब अष्टक अपूर्ण रहता है ना, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है। बोरान परमाणु क्रमांक कितना है 5, लास्ट में कितना है 3, तो 1 2 3 ऐसा बन गया। इसका अष्टक कब पूरा होगा, जब 2 ठोक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, मतलब ये अभी भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। कितना रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ये, और कैसे नहीं कर सकता यार, बोरान है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1, यही होता है। चल देख 1s2 2s2 2s2, देख 1s2 2s2 2p1, p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसमें भी क्या बोल रहा है, ध्यान देख, यहां पास के ये तीनों को त्यागेगा ये, ध्यान से समझ। 1s2 2s2 2p1 है, ये 2s2 और ये क्या है 2p1, तो ये 2 है और यहाँ पास कितना है 1 है। कितना तुम्हारे पास फ्लोरीन आ रहा है 3, कितना फ्लोरीन आ रहा है 3, कितना है ये फ्लोरीन 3। ये एक को इधर उत्तेजित करेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये देख उत्तेजित किया पहुँच गया। अब फ्लोरीन कितना है 3, तो 1 2 3, एक ठोक डब्बा बचा है, एक ठोक डब्बा में कितना आ सकता है अभी भी इलेक्ट्रॉन 2। समझ आया, मतलब वो लोन पेयर को अभी भी ग्रहण कर सकता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और रखने का कैपेसिटी है। जो लोन पेयर ग्रहण कर सकता है ना, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, तो लोन पेयर को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो जो लोन पेयर ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड कैसे याद रखोगे, एक्सेप्टर होता है एसिड, एक्सेप्टर क्या होता है एसिड। जो लोन पेयर ग्रहण करता है वो होता है लुईस अम्ल। क्या होता है, लुईस अम्ल। यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। कितना अपवाद हो गया आपका, 2 अपवाद। कितना अपवाद, 2 अपवाद। तीसरा अपवाद देखो, ठीक है, सेंट्रल एटम में किसी अणु के सेंट्रल एटम में अणु के संयोजी कोष, सेंट्रल एटम के किसी अणु के सेंट्रल एटम के संयोजी कोष में क्या है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, मान लो 8 से क्या है अधिक इलेक्ट्रॉन। 8 से कम होगा तो भी क्या होगा, वो अपवाद कम वाला दिखाया भी। मान लो 8 से अधिक हो गया तो एग्जांपल दूं क्या, वो भी क्या हो जाएगा अपवाद। PCl5 देखो, PCl5 फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 2 8 5।
अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3, लेकिन ये कितना ले रहा है 5, तो 5 देखो 5 इसका और इसका 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। देखो फास्फोरस कितना 1 2 3 4 और ये 5, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो 5 दूनी कितना आ गया इसके पास, फास्फोरस के पास टोटल कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसको चाहिए कितना था मात्रा 3, लेकिन 8 से ज्यादा हो गया ना 10, तो ये भी किसका अपवाद है आपका अष्टक नियम का, किसका अपवाद है अष्टक नियम। SF6 से भी हो सकता है क्या, 6 दूनी 12 सल्फर परमाणु क्रमांक 16 2 8 6 जी 6 और इसका 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, ये भी अपवाद हो गया। और कौन सा हो सकता है IF7 7 और 7 14। क्लियर है कि नहीं, है आ रहा है। अष्टक नियम का कितना अपवाद हो गया अभी तक 3। सबसे पहला जो द्विक नियम का पालन करता है, दूसरा जिसमें अपूर्ण अष्टक क्या है अपूर्ण है 8 से कम है, और ये प्रसारित अष्टक है मतलब 8 से ज्यादा है। क्लियर है। और अपवाद देखे क्या, नेक्स्ट अपवाद है विषम इलेक्ट्रॉन अनुधारण करने वाले, विषम इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन अनुधारण करने वाले, ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु धारण करने वाले, ऐसे अणु जिनमें क्या हो विषम मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो, वो सभी अष्टक नियम के क्या होते हैं अपवाद। एग्जाम्पल समझे क्या, NO का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल किसका NO का। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, लास्ट में 2 और 5, कितना होता है 2 और 5। अब 2 और 5 है यानी कि लास्ट में 1 2 3 4 और ये 5। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, लास्ट में कितना होता है 6, कितना होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पास देखिए ऐसे 2 ठोक बॉन्ड बना दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखो, ठीक है ना, इसका तो अष्टक पूरा हो गया 6 2 8, यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बस हो रहा है इसका, ये भी क्या हो गया अष्टक नियम का अपवाद। विषम अणु है कैसे जाने, ये देखो 2 और 1 3 ठोक एक्स्ट्रा है, और जो कि कौन सी संख्या में है विषम, कौन सी संख्या में है विषम। वैसे ही देखो तो NO2 का देखे क्या, NO2 का, NO का हो गया और NO2 का देखो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, लास्ट में कितना आता है 5, 1 2 3 4 और 1 5। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना ठोक है 2 ठोक, एक ऑक्सीजन के पास 6 ठोक रहता है, दूसरा ऑक्सीजन के पास भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा। तो यहाँ पास देखो ये हो गया कंप्लीट इसका, और इधर से इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट कर देता हूँ, कितना हो गया ये। अब यहाँ पास देख इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का देख, नाइट्रोजन का 4 और इधर 4 और एक कितना 8 हो गया, 4 4 8 और एक क्या हो गया 9, फिर 9 आया क्या हो गया विषम, क्या गया विषम। तो जो विषम इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु रहता है, ठीक है ना, वो भी अष्टक नियम का क्या होता है आपका अपवाद होता है। यहाँ पास कितना आया था 3, ठीक है ना, 3 इसको गिना हूं तो 3 ना, लेकिन ऐसा जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है टोटल 7, कितना आ रहा है 7। अरे नाइट्रोजन के लास्ट में कितना आता है 5, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना कितना ग्रहण कर सकता है 2, 5 और 2 7, 7 विषम है। और इसमें भी कैसे याद रख सकते हो, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना आता है 5, एक ऑक्सीजन के कितना आता है 2, तो 2 ठोक ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा 4, 5 4 9, तो दोनों क्या है विषम। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं, किसको नहीं आया समझ, सबको आया है ना। जिसके पास विषम रहता है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना है 5, इसके में भी कितना है 5, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना रहता है 6, ये इससे 2 ग्रहण कर लिया तो कितना हो गया 8। अब इसका देख, ये 3 2 5 6 और 1 7, वही तो 7 लिखा हूँ। यहाँ पास देख नाइट्रोजन 2 बॉन्ड इसके साथ 2 बॉन्ड, इन दोनों का पूरा हो गया, लेकिन इसके पास देखो 4 और ये 4 8 और एक इसका खुद का बचा है, तो टोटल कितना बचा 9, दोनों क्या है विषम। तो विषम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु भी क्या होते हैं आपके अपवाद होते हैं, क्या होते हैं अपवाद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अष्टक नियम के आधार पर चौथा चीज, चौथा अपवाद, अष्टक नियम के आधार पर अणुओं की आकृति को बता नहीं सकते जी, अणु की आकृति को बताया नहीं जा सकता। अष्टक नियम अणु की आकृति को डील नहीं करता। अणु की आकृति को कौन डील करता था, संकरण। कौन करता था, संकरण। कौन सा चतुष्फलकी होगा, कौन सा त्रिकोणीय पिरामिड होगा, समझ आ रहा है ना, वो कौन डिसाइड करता है, संकरण। क्या अष्टक नियम कर सकता है, क्या नहीं,
ठीक है, तो अणु की आकृति को डील नहीं करता। ये सब हो गया किसका, आपका अष्टक नियम क्या, अपवाद। यहां तक क्लियर है। तो आपके पेपर में आएगा कभी भी अष्टक नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए करके, तो आपको यही सब डील करना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में, आयनिक बंध के बारे में, और आयनिक बंध की क्या क्या विशेषता होती है। उसी के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे जालक ऊर्जा क्या होता है और बॉर्न हैबर चक्र। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।